अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट। आज हमने अपना चैप्टर नंबर 12 मुकम्मल करना है। चैप्टर नंबर 12 की रिव्यू एक्सरसाइज है। स्टूडेंट्स, आपको पता है चैप्टर नंबर 10 से लेके 16 तक मोस्टली हम जो है रिव्यू एक्सरसाइज ही करते हैं। तो इसी तरह चैप्टर नंबर 12 में भी हम इसकी रिव्यू एक्सरसाइज करेंगे। रिव्यू एक्सरसाइज में स्टूडेंट जो फर्स्ट क्वेश्चन आ रहा है वो ये है कि विच ऑफ फॉलोइंग आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है और कौन सी फॉल्स है। तो स्टूडेंट हमें ट्रू और फॉल्स को डिसाइड करना है। वन बाय वन हम सबको समझ के एग्जाम्पल के साथ इनको सॉल्व करते हैं। तो पहला ट्रू फॉल्स है, बाइसेक्शन मीन टू डिवाइड इनटू टू इक्वल पार्ट्स। किसी भी बाइसेक्शन का मतलब है दो हिस्सों में डिवाइड कर देना। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट, मेरे पास यहाँ पे एक लाइन सेगमेंट पड़ा है, इसको मैं ए बी का नाम दे देता हूँ। बाइसेक्शन ये ले, कोई भी एक बाइसेक्शन की लाइन मैं यहाँ से गुजार देता हूँ जिसको मैं एल एम का नाम देता हूँ। तो स्टूडेंट ये लाइन के दो हिस्से हो चुके हैं। जैसे कि मैं अगर यहाँ पे ये लें सी का नाम देता हूँ, ए से लेके सी तक का एक हिस्सा, बी से लेके सी तक का एक हिस्सा। तो स्टूडेंट ये जो स्ट्रेट लाइन जा रही है ये बाइसेक्शन को शो करती है। तो बाइसेक्शन किसी भी चीज़ को दो हिस्सों में डिवाइड कर देता है। इसी तरह अगर एंगल के बाइसेक्शन की बात करें स्टूडेंट, तो मेरे पास ये एक एंगल पड़ा है, ये मैं एक स्ट्रेट लाइन इसके अंदर से गुजारता हूँ। ये देखिए, ये हमारे पास दो एंगल एक हो चुके हैं, एक ये वाला एंगल स्टूडेंट और एक ये वाला। तो इसका मतलब बाइसेक्शन का मतलब है किसी भी चीज़ को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देना, दो पार्ट्स में डिवाइड कर देना। ठीक है। तो जब भी बाइसेक्शन कहीं से गुजरता है स्टूडेंट, उसके दोनों तरफ के जो हिस्से हैं वो बराबर होते हैं। ए से लेके सी, बी से लेके सी, ये भी हिस्सा बराबर है। फर्ज करें ये 60 डिग्री का एंगल था, तो बाइसेक्शन गुजरने के बाद ये दोनों 30-30 डिग्री के एंगल रह गए। तो बाइसेक्शन उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। तो इसका मतलब उसने सही बात की है स्टूडेंट, इसको हम ट्रू कर देंगे। सेकंड पे कह रहा है राइट बाइसेक्शन ऑफ लाइन सेगमेंट मींस टू ड्रॉ परपेंडिकुलर। राइट बाइसेक्शन का मतलब है कि लाइन सेगमेंट के ऊपर एक परपेंडिकुलर को ड्रॉ करें विच पासिस थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट, जो कि लाइन सेगमेंट के मिड पॉइंट से गुजरेगा। तो राइट बाइसेक्शन क्या होता है, ये देखिए स्टूडेंट, हमारे पास एक लाइन सेगमेंट पड़ी हुई है ए बी। राइट बाइसेक्शन जो है ना ये 90 डिग्री का एंगल होता है। लेकिन स्टूडेंट इसको अगेन से मैं एल एम का ही नाम दे देता हूँ। तो राइट बाइसेक्शन जो है स्टूडेंट ये 90 डिग्री का एंगल होता है। ये ले राइट है ना, तो जब भी राइट बाइसेक्शन कह रहा है एक लाइन सेगमेंट से गुजरता है, उसका मतलब ये परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ किया, तो जाहिर बात है परपेंडिकुलर भी 90 का एंगल होता है। विच पासिस थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट, और कह रहा है वो लाइन सेगमेंट के हमेशा मिड पॉइंट से गुजरेगा। बिल्कुल ठीक कह रहा है, हमने थ्योरम नंबर 1 में पढ़ा नहीं था स्टूडेंट कि कोई भी एक नुक्ता लाइन सेगमेंट के राइट बाइसेक्टर के ऊपर पड़ा है, फिर हमने वहां पे प्रूव किया था ए से लेके सी और बी से लेके सी तक का फासला इक्वल है। तो लो स्टूडेंट, ये भी हमारे पास ट्रू है। अभी तक पहले दोनों एमसीक्यूज जो हैं स्टूडेंट ट्रू हैं, दोनों के आगे आपने ट्रू लिख देना। चलते हैं एमसीक्यूज नंबर 3-4 की तरफ। ट्रू फॉल्स नंबर 3 जो है स्टूडेंट, उसमें हमें कहता है एनी पॉइंट, कोई भी एक नुक्ता ऑन द राइट बाइसेक्टर, जो कि राइट बाइसेक्टर के ऊपर पड़ा है, ऑफ अ लाइन सेगमेंट वो राइट बाइसेक्टर जो है स्टूडेंट वो लाइन सेगमेंट का है, इज नॉट इक्विडिस्टेंट फ्रॉम इट्स एंड पॉइंट, वो उसके एंड पॉइंट से बराबर फासले पर नहीं है। स्टूडेंट ये थ्योरम नंबर 1 की हमारे पास स्टेटमेंट है। तो जिसने तो मेरे 6 के 6 थ्योरम चैप्टर 12 के समझे हैं उनको तो इस रिव्यू में कोई मसला नहीं होने वाला, लेकिन जिन्होंने नहीं भी समझे उनको भी मैं समझा देता हूँ। थ्योरम नंबर 3 में हमें कहता है एनी पॉइंट ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम इट्स एंड पॉइंट।
यहाँ पे मैं आपको ड्रा करके दिखाता हूँ स्टूडेंट। ये मेरे पास एक लाइन सेगमेंट पड़ा है ए बी, इसके ऊपर मैं एक राइट बाई सेक्टर एल एम ड्रा कर देता हूँ, उसके ऊपर कोई भी एक नुक्ता पी ले लेता हूँ। अब आपको स्टेटमेंट समझ आएगी। एनी पॉइंट ऑन द राइट बाई सेक्टर, तो देखिए स्टूडेंट मैंने राइट बाई सेक्टर के ऊपर कोई भी एक नुक्ता ले लिया है। राइट बाई सेक्टर आपको पता है 90 के एंगल को कहते हैं। ऑफ अ लाइन सेगमेंट, वो जो राइट बाई सेक्टर है इस लाइन सेगमेंट का कहता है इज नॉट इक्विडिस्टेंट फ्रॉम इट्स एंड पॉइंट, मतलब कहता है ये जो P से लेके A का फासला, P से लेके B का फासला ये बराबर नहीं है। जबकि स्टूडेंट हम तो ये थ्योरम में प्रूव कर चुके हैं कि P से लेके A का फासला और P से लेके B का फासला बराबर है। तो हमने तो पढ़ा था कि राइट बाई सेक्टर के ऊपर कहीं भी कोई नुक्ता पड़ा हो ना, उसका लाइन के दोनों किनारों से जो फासला है वो बराबर होता है। जबकि ये कह रहा है इज नॉट इक्विडिस्टेंस, कि वो बराबर फासले पर नहीं है। इसका मतलब स्टूडेंट वो गलत कह रहा है, यहाँ पे आपने फॉल्स लिख देना है। ठीक है, चलते हैं अपने 4 MCQs की तरफ, ट्रू फॉल्स की तरफ। कहता है एनी पॉइंट इक्विडिस्टेंट, कोई भी एक नुक्ता बराबर फासले पर है, फ्रॉम द एंड पॉइंट ऑफ अ लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट के एंड पॉइंट से, इज ऑन द राइट बाई सेक्टर ऑफ इट, क्या वो जो नुक्ता है वो राइट बाई सेक्टर के ऊपर भी पड़ा होगा। क्या कहना चाह रहे हैं स्टूडेंट, वो हमें यहाँ पे ये बताना चाह रहा है कि कोई भी एक नुक्ता, ये ले मैं इसको P का नाम दे देता हूँ, वो एक लाइन सेगमेंट ए बी के एंड पॉइंट से बराबर फासले पर है। खुद ही बता रहा है कि बराबर है। P से लेके A का फासला और P से लेके B का फासला कहता है ये बराबर है। कहता है आया कि बताओ ये नुक्ता राइट बाई सेक्टर के ऊपर पड़ा होगा कि नहीं। यहाँ पे मैं डॉटेड लाइन से एक लाइन ड्रा करता हूँ, बाई सेक्टर नुमा है नहीं बाई सेक्टर। तो याद करें जब हमने थ्योरम नंबर 2 पढ़ा था, थ्योरम नंबर 1 का जो कन्वर्स है उसमें हमने पढ़ा था कि जब भी कोई नुक्ता लाइन सेगमेंट से बराबर फासले पर होगा ना, उसके किनारों से बराबर फासले पर होगा, तो ये यकीनी बात है कि वो जो लाइन गुजरी होगी वो राइट बाई सेक्टर की होगी और वो नुक्ता राइट बाई सेक्टर पर ही पड़ा होगा। तो उसने कहा इज ऑन द राइट बाई सेक्टर ऑफ इट, क्या ये नुक्ता राइट बाई सेक्टर के ऊपर पड़ा। तो बिल्कुल सही कह रहा है, हमने ये थ्योरम प्रूव कर चुके हैं। तो इसके आगे हम ट्रू लगा देंगे स्टूडेंट, ये हमारे पास ट्रू है। चलते हैं 5-6 की तरफ। ट्रू फॉल्स नंबर 4 जो है स्टूडेंट, 5 जो है, इसमें हमें कहता है द राइट बाई सेक्टर ऑफ द साइड ऑफ अ ट्राइंगल आर नॉट कॉन्करेंट। हमने थ्योरम नंबर 3 जो पढ़ा था स्टूडेंट, वो एक ट्राइंगल की साइड्स के राइट बाई सेक्टर का था, लेकिन हमने तो वहाँ पे पढ़ा था कि जो राइट बाई सेक्टर हैं ऑफ द साइड ऑफ अ ट्राइंगल, एक ट्राइंगल की साइड्स के जो राइट बाई सेक्टर हैं वो तो कॉन्करेंट होते हैं। कॉन्करेंट का मतलब एक नुक्ता से गुजरना। तो ये कह रहा है कि जो ट्राइंगल की साइड के जो राइट बाई सेक्टर है वो कॉन्करेंट नहीं होते, मतलब एक नुक्ता से नहीं गुजरते। हमने तो थ्योरम नंबर 3 में स्टूडेंट प्रूव किया था, ये हमारे पास एक ट्राइंगल पड़ी हुई थी जिसका नाम हमने ए बी सी रखा था स्टूडेंट। यहाँ पे देखें सबसे पहले मैं ए बी का एक बाइसेक्टर ड्रा करता हूँ स्टूडेंट, फिर मैं बी सी का एक बाइसेक्टर ड्रा करता हूँ, उसके बाद फिर मैं ए सी का बाइसेक्टर ड्रा करता हूँ। थ्योरम में तो हमने प्रूव किया था ना स्टूडेंट। मैं बाइसेक्टर की आपको डेफिनेशन समझाने लगा हूँ, सॉरी कॉन्करेंट की। ए बी का राइट बाइसेक्टर इस तरफ जा रहा है, बी सी का राइट बाइसेक्टर उधर, ए सी का राइट बाइसेक्टर इधर। अगर तो तीनों आके एक ही नुक्ता पर मिलते हैं तो स्टूडेंट हम कहते हैं कि ये कॉन्करेंट है, क्योंकि कॉन्करेंट का मतलब ही एक नुक्ता से गुजरने वाला होता है। और अगर तीनों राइट बाई सेक्टर एक नुक्ता से नहीं गुजरते हैं तो हम उसको बोलेंगे ये कॉन्करेंट नहीं है। तो थ्योरम नंबर 3 में हम इसको प्रूव कर चुके हैं कि ये तीनों राइट बाई सेक्टर एक ही नुक्ता से गुजरते हैं, इसलिए स्टूडेंट ये कॉन्करेंट होगा। लेकिन इसने नोड का वर्ड लगाया है तो इसलिए हम इसको कहेंगे कि ये फॉल्स है, कॉन्करेंट होते हैं। इसी तरह छठे एमसीक्यूज में स्टूडेंट हमें कहता है द बाइसेक्टर ऑफ द एंगल ऑफ अ ट्राइंगल आर कॉन्करेंट। स्टूडेंट ये थ्योरम नंबर 6 की हमारे पास स्टेटमेंट है। आपने छठा थ्योरम तो पढ़ा ही होगा चैप्टर नंबर 12 का।
तो जिससे नई थ्योरम देखे वो लाजमी जाके देखे, इंशाल्लाह आपको थ्योरम का वहाँ पे मज़ा आएगा। अब यहाँ पे स्टूडेंट हमें कहता है द बाइसेक्टर ऑफ द एंगल ऑफ अ ट्राइंगल आर कॉन्करेंट। पहले साइड के बाइसेक्टर की बात हो रही थी, अब एंगल के बाइसेक्टर की बात हो रही। तो छठे थ्योरम में भी स्टूडेंट हम ये प्रूव कर चुके हैं कि जो एक एंगल ट्राइंगल है उसके जितने भी एंगल हैं उसके बाइसेक्टर हमारे पास कॉन्करेंट है। तो देखिए सबसे पहले स्टूडेंट यहाँ पे मैं ड्रा करता हूँ एंगल ए का बाइसेक्टर, यहाँ पे स्टूडेंट मैं ड्रा करता हूँ एंगल बी का बाइसेक्टर, यहाँ मैं ड्रा करता हूँ एंगल सी का बाइसेक्टर। तीनों आके एक नुक्ता पे अगर मिलेंगे तो वो कॉन्करेंट होते हैं, तीनों अगर एक नुक्ता पर नहीं मिलेंगे तो नॉट कॉन्करेंट। तो ये तो थ्योरम नंबर 6 की स्टेटमेंट है, द बाइसेक्टर ऑफ द एंगल ऑफ अ ट्राइंगल आर कॉन्करेंट। तो हम थ्योरम 6 में इसको प्रूव कर चुके कि ये कॉन्करेंट होता है, इसलिए स्टूडेंट आप इसके आगे लिखेंगे ये ट्रू है हमारे पास। तो स्टूडेंट इसके 2 एमसीक्यूज रह गए हैं, चलते हैं अपने नेक्स्ट 2 एमसीक्यूज की तरफ। लास्ट टू ट्रू फॉल्स एंड स्टूडेंट हमारे पास 7वें पे कहता है एनी पॉइंट ऑन द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल इज नॉट इक्विडिस्टेंट फ्रॉम इट्स आर्म। स्टूडेंट ये थ्योरम नंबर 4 है, लेकिन ये थ्योरम नंबर 1 से मिलता जुलता है। थ्योरम 1 में हमने एनी पॉइंट पढ़ा था राइट बाइसेक्टर जो कि लाइन का था, यहाँ एनी पॉइंट पढ़ा है जो कि एंगल के बाइसेक्टर का एनी पॉइंट है। तो देखिए मेरे पास कोई भी एक एंगल पड़ा है स्टूडेंट, यहाँ पे देखिए कोई भी एक एंगल पड़ा है, इसके ऊपर एक हम बाइसेक्टर ड्रा करते हैं और बाइसेक्टर के ऊपर कोई भी एक नुक्ता ले लेता हूँ, ये ले मैं पी ले लेता हूँ। तो कहता है क्या पी से लेके इस आर्म तक का फासला मैं इसको पी आर का नाम दे देता हूँ और पी से लेके इस आर्म का फासला मैं इसको क्यू का नाम दे देता हूँ। अब स्टूडेंट स्टेटमेंट को समझिएगा, कहता है एनी पॉइंट कोई भी एक नुक्ता ऑन द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल जो कि एंगल के बाइसेक्टर के ऊपर पड़ा। जैसे देखिए मैंने एंगल के बाइसेक्टर पी नुक्ता ड्रा कर दिया उसके ऊपर। कहता है इज नॉट इक्विडिस्टेंट फ्रॉम इट्स आर्म, वो नुक्ता उसकी आर्म्स से बराबर फासले पर नहीं है। पी से लेके क्यू का फासला, पी से लेके आर का फासला कहता है बराबर नहीं है, जबकि हम तो थ्योरम नंबर 4 में इसको प्रूव करके आए हैं कि एंगल के बाइसेक्टर के ऊपर कोई भी नुक्ता पड़ा उसका दोनों तरफ का फासला आर्म्स से बराबर होता है। तो इसका मतलब स्टूडेंट ये ट्रू है, उसने यहाँ पे फॉल्स लिखा हुआ है। तो आप सॉरी उसने हमसे पूछा ये ट्रू है कि फॉल्स, तो आपने यहाँ पे स्टूडेंट फॉल्स लगाना है। तो उसने कहा इज नॉट इक्विडिस्टेंट फ्रॉम इट्स आर्म, कि वो उसकी आर्म से बराबर फासले पर नहीं है, इसका मतलब उसने गलत हमें बोला, तो आपने इसका फॉल्स लगाना है स्टूडेंट। आगे 8वें पे कहता है एनी पॉइंट इनसाइड एन एंगल, कोई भी एक नुक्ता एंगल के इनसाइड पड़ा है, अंदर पड़ा है, ये लें कोई भी एक नुक्ता एंगल के अंदर पड़ा है। इक्विडिस्टेंट फ्रॉम इट्स आर्म, वो उसकी आर्म से बराबर फासले पर भी है, मतलब पी से लेके स्टूडेंट इसको पी का नाम देते, पी से लेके क्यू का फासला, पी से लेके आर का फासला, ये दोनों फासले कहता है बराबर हैं आर्म्स तक। इज ऑन द बाइसेक्टर ऑफ इट, कहता है क्या ये नुक्ता बाइसेक्टर के ऊपर पड़ा होगा, तो इसको डॉटेड लाइन से हम मिला देते हैं। आया कि ये जो हमारे पास ये डॉटेड लाइन की जा रही है, कहता है कि ये नुक्ता बाइसेक्टर के ऊपर पड़ा है। तो स्टूडेंट ये यकीनी सी बात है कि जब पॉइंट का फासला दोनों आर्म से बराबर होगा ना तो वो नुक्ता बाइसेक्टर पर ही होगा, अगर बाइसेक्टर से हट के होगा तो फासला बराबर नहीं है। तो यही निशानी है कि जब दोनों फासला बराबर है आर्म के तो वो नुक्ता यकीनी तौर पर बाइसेक्टर के ऊपर ही पड़ा होगा। तो स्टूडेंट ये उसने ट्रू बोला है, इसके आगे आप ट्रू लिख लें। अब स्टूडेंट हम चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5, 6 की तरफ। सिर्फ 5 शॉर्ट क्वेश्चन है और इंतहाई इजी है स्टूडेंट, तवज्जो से समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 स्टूडेंट तवज्जो से समझिएगा, शॉर्ट क्वेश्चन आता है ये हमारे पास। कहता है इफ सी डी इज राइट बाइसेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी। स्टूडेंट यहाँ पे देखिए ये जो सी डी है ना, सी डी इस ए बी का राइट बाइसेक्टर है। सी डी जो है स्टूडेंट आपको ए बी का राइट बाइसेक्टर बता रहा, और आपको वो थ्योरम नंबर 1 की याद तो आ रही होगी स्टूडेंट कि जब हमने कहा था ए बी का राइट बाइसेक्टर हमारे पास एल एम पड़ा हुआ है। तो इसी तरह कहता है सी डी जो है वो राइट बाइसेक्टर है ए बी का। तो फिर बताएं ओ से लेके ए का फासला किसके इक्वल होगा, ए से लेके क्यू का फासला किसके इक्वल होगा।
स्टूडेंट आपको याद होगा मैंने बताया था जहां से राइट बाई सेक्टर गुजर जाता है उसके दोनों तरफ का फासला हमारे पास सेम हो जाता है। आए हाँ जरा यहाँ पे सी डी यहाँ से गुजर गया, ओ से लेके ए का फासला स्टूडेंट ये किसके इक्वल होगा? ओ से लेके बी वाले फासले के। तो उससे पूछा मेजरमेंट ओ ए किसके इक्वल है? आपने कहना मेजरमेंट ओ बी के इक्वल है, क्योंकि राइट बाई सेक्टर जहां से गुजरता है दोनों फासले आपस में बराबर हो जाते हैं। तो लें जी, पहला आंसर मिल गया। फिर कहता है ए क्यू किसके इक्वल है? स्टूडेंट आपको याद होगा मैंने आपको आगे पीछे ट्रू फॉल्स में भी बताया कि कोई भी एक नुक्ता जो कि राइट बाई सेक्टर पे पड़ा हो उसके एंड पॉइंट तक का फासला हमेशा बराबर होता है। एल से लेके ए और एल से लेके बी का फासला हमेशा सेम है। तो आए हाँ जरा मुझे यहाँ पे एक बात बताएं, ये क्यू नुक्ता राइट बाई सेक्टर पे पड़ा है ना, तो राइट बाई सेक्टर के ऊपर पड़े होने की वजह से लेके उस लाइन सेगमेंट के किनारों तक का इसका फासला बराबर होगा। मतलब ए से लेके क्यू का फासला जो है ना वो बी और क्यू के फासले के बराबर होगा। तो हम कह देंगे मेजरमेंट ए क्यू इक्वल है किसके? बी क्यू के। क्यू के स्टूडेंट बाई सेक्टर पे जो नुक्ता पड़ा होता है उसका दोनों तरफ का फासला बराबर होता है। इस फासले का नाम ए क्यू है तो उस फासले का नाम बी क्यू। ले जी, क्वेश्चन नंबर 2 सोल्व। छोटा सा क्वेश्चन था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में स्टूडेंट हमें कहता है डिफाइन द फॉलोइंग। इन दो को डिफाइन करें। स्टूडेंट ये बहुत इंपॉर्टेंट लाहौर बोर्ड की डिफाइन है। इन दोनों में से एक पेपर में अक्सर ही आ जाती है स्टूडेंट, लाजमी आ जाती, बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों डेफिनेशन। तो सबसे पहले कहता है बाई सेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट। एक लाइन सेगमेंट के बाई सेक्टर से क्या मुराद है? कहता है बाई सेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट मीन्स टू ड्रॉ अ परपेंडिकुलर। एक ऐसा परपेंडिकुलर ड्रॉ करो जो कि एट द मिड पॉइंट ऑफ अ लाइन सेगमेंट के मिड पॉइंट पर कट कर रहा हो। तो बाई सेक्टर एक ऐसी लाइन, एक ऐसा परपेंडिकुलर है जो कि लाइन सेगमेंट के मिड पॉइंट को आके कटा करता है स्टूडेंट। फॉर एग्जांपल ये देखें मेरे पास एक लाइन सेगमेंट स्टूडेंट ए बी पड़ा है, तो ये हमारे पास एक बाई सेक्टर ये लें सी डी में ड्रा कर लेता हूँ। तो ये सी डी एक ऐसा परपेंडिकुलर की लाइन है स्टूडेंट जो कि कहाँ पे आके कट करती है? मिड पॉइंट पे। तो इस सी डी को हम बोलेंगे कि ये लाइन सेगमेंट ए बी का बाइसेक्टर है। तो इसकी एग्जांपल में स्टूडेंट आपने ये दे देना है। आगे फिर सेकंड पे हमें कहता है बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल। एंगल के बाइसेक्टर से क्या मुराद है? एंगल के बाइसेक्टर से मुराद है मीन्स टू ड्रॉ अ रे। एक ऐसी रे ड्रॉ करो टू डिवाइड द गिवन एंगल इनटू टू इक्वल पार्ट्स, जो कि दिए गए एंगल को दो इक्वल पार्ट्स में कन्वर्ट करे। इसकी एग्जांपल में स्टूडेंट ये आएगा, मेरे पास एक एंगल पड़ा है ए ओ बी, यहाँ पे एक एंगल ड्रॉ करता हूँ तो बाइसेक्टर की ये लाइन जा रही है, ले ओ से लेके एम, इसको मैं बाइसेक्टर का नाम दे देता हूँ। तो कहता है मीन्स टू ड्रॉ अ रे। बाइसेक्टर का मतलब है एक ऐसी रे ड्रॉ करनी है आपने जो कि गिवन एंगल को डिवाइड कर दे इनटू टू इक्वल पार्ट्स। तो देखिए ये दिया गया एंगल स्टूडेंट दो बराबर हिस्सों में डिवाइड हो चुका है। तो ये दोनों स्टूडेंट आप डेफिनेशन याद कर लीजिएगा, इसके एग्जाम्पल में मैंने आपको बता दिया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 को अब हम स्टूडेंट सॉल्व कर लेते हैं। कहता है इफ द गिवन ट्राइंगल एबीसी इज इक्विलेटरल ट्राइंगल। देखे ए बी सी की बात कर रहा है कि ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है। तो स्टूडेंट आपको तो पता है इक्विलेटरल ट्राइंगल ऐसी ट्राइंगल होती है जिसकी तमाम साइड भी इक्वल होती हैं, तमाम एंगल भी इक्वल होते हैं। तो याद रखिएगा, एज आ नॉलेज आपने याद रखना है एंगल ए भी 60 डिग्री का है, एंगल बी भी 60 डिग्री का है एंड एंगल सी भी 60 डिग्री का है, क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल के तीनों एंगल आपस में बराबर होते हैं। फिर आगे हमें कहता है एंड ए डी इज बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल ए। ए डी जो है ए डी वो एंगल ए का बाइसेक्टर भी है। तो स्टूडेंट मुझे एक बात तो बताएं, बाइसेक्टर के बारे में आप इतना पढ़ चुके हैं, जिस एंगल के अंदर से बाइसेक्टर गुजरेगा वो दोनों एंगल आपस में क्या होंगे? समझ आ गई होगी आपको।
कहता है देन फाइंड वैल्यू ऑफ अननोन एक्स वाई जेड, एक्स वाई और जेड तीनों की वैल्यू फाइंड करें। अब स्टूडेंट सबसे पहले हम आते हैं एंगल ए की तरफ। चूंकि हमने पढ़ा एंगल ए कितने डिग्री का है, 60 डिग्री का है स्टूडेंट। तो आपको पता है अगर एंगल ए 60 डिग्री का है तो बाइसेक्टर गुजरने की वजह से इसके दोनों बराबर हिस्से होंगे। तो स्टूडेंट 60 डिग्री के बराबर हिस्से करें तो 30 डिग्री इस हिस्से को मिलेगा, 30 डिग्री दूसरे हिस्से को मिलेगा। इसका मतलब यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ये जो एंगल एक्स है स्टूडेंट, ये 30 डिग्री का बाइसेक्टर गुजरने की वजह से। तो इसी तरह एंगल वाई भी तो इसी एंगल का हिस्सा है ना, ये भी तो बाइसेक्ट होके दूसरे हिस्से में आ रहा है। तो स्टूडेंट याद रखिएगा वाई जो है वो भी हमारे पास 30 डिग्री का है। तो बच गया स्टूडेंट एंगल जेड। तो आपको मैंने आगे बताया कि चूंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल के तमाम एंगल आपस में क्या होते हैं, इक्वल। तो इसका मतलब एंगल जेड भी 60 डिग्री का है। यहाँ पे हमने पढ़ा बी कितने डिग्री का था, 60। तो बी के ऊपर ही जेड पड़ा है, तो स्टूडेंट हम लिख देंगे एंगल जेड जो है 60 डिग्री का है। तो इंतहाई इजी क्वेश्चन थे, उम्मीद करता हूँ आपको ये भी समझ आ गया होगा। स्टूडेंट हमारे सिर्फ 2 क्वेश्चन रह गए हैं, क्वेश्चन नंबर 5, 6 इसकी तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 को स्टूडेंट तवज्जो से समझिएगा। कहता है इन द गिवन कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है। कौन कौन सी, एल एम ओ वाली, एल एन ओ वाली। एल एम ओ एंड एल एन ओ ये दोनों ट्राइंगल कहते हैं आपस में कॉन्ग्रुएंट है। तो याद करें मैंने ये थ्योरम नंबर 1 शुरू होने से पहले कुछ पास्टुलेट समझाए थे आपको कि जब दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होती हैं ना तो उनकी सारी कोरस्पोंडिंग साइड भी बराबर होती हैं, सारे कोरस्पोंडिंग एंगल भी बराबर होते हैं। तो कहता है फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स एंड एम, एक्स भी फाइंड करें इसमें और एम भी फाइंड करें। सबसे पहले एक्स फाइंड करना है, तो एक्स देखें किसके ऊपर पड़ा हुआ है। स्टूडेंट एक्स जो पड़ा है वो लाइन एल एम के ऊपर पड़ा हुआ है। तो एल एम जो है ये पहले ट्राइंगल का हिस्सा है स्टूडेंट। इसी के कोरस्पोंडिंग पे देखें दूसरी ट्राइंगल पे जाके कौन सी चीज आ रही है। चूंकि एल एम इस ट्राइंगल का हिस्सा है, दूसरी ट्राइंगल के कोरस्पोंडिंग पे जो नाम पड़ा है इसका वो है एल एन। तो यहाँ पे स्टूडेंट मैं लिख देता हूँ एल एन। अब हम कह देंगे एल एम और एल एन इनका आपस में क्या ताल्लुक है, ये कोरस्पोंडिंग साइड्स हैं। हमें कैसे पता चलता है कोरस्पोंडिंग कौन सी होती है। स्टूडेंट इस ट्राइंगल की सेम साइड सेम प्लेस, उस ट्राइंगल की सेम साइड सेम प्लेस, तो ये हमारे पास कोरस्पोंडिंग है। इसी तरह इस साइड की और इस साइड की सेम साइड सेम प्लेस बनती है, ये कोरस्पोंडिंग। ये सेंटर वाले इसका और उसका हिस्सा, ये कोरस्पोंडिंग। एल एम की जगह एल एम की वैल्यू पुट करता हूँ स्टूडेंट। एल एम के ऊपर जाके देखे उसकी वैल्यू क्या पड़ी है, 2x + 6। एल एन के ऊपर जाके देखे उसकी वैल्यू कितनी पड़ी, 18। अब यहाँ से x निकाल लेते हैं, आगे सारा अलजबरा। प्लस का 6 उधर जाके स्टूडेंट माइनस का 6। 18 में से 6 निकाला तो 12। 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड। तो स्टूडेंट 2 पे कटिंग हो रही है, 2 1 = 2, 2 6 = 12। x का आंसर जो हमारे पास आ गया वो आ गया 6। इसी तरह स्टूडेंट हमें m भी निकालना है। m जो पड़ा है ना इस ट्राइंगल की साइड MO के ऊपर पड़ा हुआ है स्टूडेंट। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ MO जो है इसके कोरस्पोंडिंग पे जो साइड आ रही है उसका नाम क्या है, NO, इक्वल है NO के। इसके रीजन क्या देंगे स्टूडेंट, हम यहाँ पे हम इनको बताएंगे कि ये कोरस्पोंडिंग साइड्स है हमारे पास, और कोरस्पोंडिंग साइड दो ट्राइंगल के अंदर कॉन्ग्रुएंट होती है, बराबर होती है। MO की जगह उसकी वैल्यू उठा के स्टूडेंट M लगाते हैं, जबकि NO की जगह उठा के 12 लगाते हैं। तो ये लें, सिर्फ वैल्यू लगाने से ही हमें आंसर मिल गया। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ आ गया होगा। चलते हैं हम अपने लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में स्टूडेंट हमें कहता है CD इज राइट बाइसेक्टर ऑफ AB, कि ये जो CD है वो AB का राइट बाइसेक्टर है।
तो स्टूडेंट जब भी आप किसी भी चीज़ का नाम पढ़ लेते हैं वहाँ से आपको बड़े आइडियाज़ माइंड में आना शुरू हो जाते हैं कि जब सी डी इसका बाइसेक्टर होगा ना तो इनके फासले आपको पता है बाइसेक्टर हमेशा मिड पॉइंट से गुजरता है, दोनों तरफ के फासले सेम होते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमारे माइंड में रिवाइज हो जाती। कहता है ए बी इक्वल 6 सेंटीमीटर है। स्टूडेंट यहाँ पे आपने तवज्जो रखनी कि ए बी ये जो पूरी लाइन है ये 6 सेंटीमीटर की है, 6 सेंटीमीटर की। कहता है देन फाइंड ए एल एंड एल बी। आपने इस क्वेश्चन में ए एल बी फाइंड करना है जबकि एल बी भी। अब स्टूडेंट आपको यहाँ पे सामने नजर आ रहा होगा कि ए बी टोटल जो है वो 6 सेंटीमीटर का है। ए बी जो है स्टूडेंट ये कितने सेंटीमीटर का है, 6 सेंटीमीटर का हमारे पास। तो बाइसेक्टर जहां से गुजरता है दोनों फासले बराबर होते हैं। ए से लेके एल का फासला और एल से लेके बी का फासला, ये दोनों फासले भी बराबर होंगे। तो चूंकि अगर ए बी 6 सेंटीमीटर का है तो इन दोनों फासलों को 6 सेंटीमीटर का हाफ जाएगा, मतलब 3 सेंटीमीटर ए एल को भी जाएगा, 3 सेंटीमीटर एल बी को भी। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं ए एल जो है स्टूडेंट वो भी 3 सेंटीमीटर, एल बी जो है वो भी 3 सेंटीमीटर। ये तो अभी हमने ए एल और एल बी का आंसर किया। फिर कहता है अगर बी डी 4 सेंटीमीटर का हो तो बताएं ए डी कितने का होगा। मतलब वो ये कहना चाह रहा है कि अगर बी डी का फासला स्टूडेंट 4 सेंटीमीटर है तो ए डी का क्या होगा। तो याद नहीं है स्टूडेंट, आपने पढ़ा था बाइसेक्टर के ऊपर कोई भी नुक्ता हो उसका लाइन के दोनों किनारों तक का फासला हमेशा बराबर होता है। तो बी डी अगर 4 सेंटीमीटर है तो ए डी भी कितना होगा। तो स्टूडेंट हमने तो पढ़ा है बी डी ए डी के बराबर होता है बाइसेक्टर के ऊपर नुक्ता होने की वजह से। तो अगर बी डी 4 सेंटीमीटर है तो ए डी भी तो फिर उसके इक्वल ही होता है। तो हम यहाँ पे बोल देंगे स्टूडेंट ए डी भी कितना है, 4 सेंटीमीटर। तो ये लें ए एल एल बी और ए डी मैंने डिटेल के साथ आपको समझा दिया। तो स्टूडेंट अगर आपको चैप्टर 12 बहुत आसान लगा, सारे क्वेश्चन की समझ भी आई, लाजमी वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल को जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो भी कर लें। स्टूडेंट मैंने देखा है मेरे 70% से ज़्यादा जो वॉच टाइम और व्यूअर्स है उन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो अगर आप वीडियो से फ़ायदा उठाते हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब तो कर दिया करें चैनल को। तो दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, बेल आइकन का बटन दबाना नहीं भूलना ताकि सारे नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलते रहें। अल्लाह हाफिज़।